Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is पुरी ओडिशा। तो हम जानेंगे पुरी ओडिशा के बारे में क्यों न्यूज पे आया है। The Jagannath Temple Management Committee had recommended allowing the Archaeological Survey of India to inspect the Ratna Bhandar treasury of the 12th century Jagannath Temple in Puri during 2024 रथ यात्रा। जो जगन्नाथ टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने रिकमेंड किया है कि वो अलो करेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं रत्ना भंडार ट्रेजरी को जो 12th सेंचुरी जगन्नाथ टेम्पल का पुरी में है 2024 के रथ यात्रा के दौरान। ये जो डिसीजन है ये सिग्निफिकेंस इसलिए भी रखता है क्योंकि जो प्रेशर था ओडिशा गवर्नमेंट के ऊपर कि वो ओपन करे ट्रेजरी को, ये माना जा रहा है कि वो होल्ड करता है ट्रेजरी वैल्यूएबल ज्वेलरी और स्टोन्स को। Jagannath temple in Puri is located on the eastern coast of Odisha. It is a significant Hindu temple devoted to Jagannath, a manifestation of Vishnu. The temple construction was initiated by King Indradyumna of Avanti in the Kaling architecture style and completed in 1161 CE. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जगन्नाथ टेम्पल है पुरी का ये लोकेटेड है ईस्टर्न कोस्ट में ओडिशा में। ये एक सिग्निफिकेंट हिंदू टेम्पल है जो कि डिवोटेड है जगन्नाथ जो कि एक अवतार है विष्णु के ही। ये जो टेम्पल है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था किंग इंद्रद्युम्न ऑफ अवंती के समय पे कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल में इसको बनाया गया है और इसको कंप्लीट किया गया था 1161 CE के दौरान। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फेडिवर्स। तो हम जानेंगे फेडिवर्स होता क्या है। Fediverse is a collection of federated social networking services that operate on decentralized network using open source standard. जो Fediverse है ये कलेक्शन है फेडरेटेड सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज का जो कि ऑपरेट करता है डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में उपयोग करके ओपन सोर्स स्टैंडर्ड का। इस सिस्टम पे जो नेटवर्क ऑफ सर्वर होते हैं इसको मैनेज किया जाता है थर्ड पार्टी के द्वारा। ये फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिकेशन को जो यूजर्स है वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उनके बीच में। ये इनेबल करता है सिमलेस क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटरेक्शन को। मेटा जो कि पेरेंट कंपनी है फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप का, वो प्लान कर रहा है कि वो इंक्लूड करेगा इसको न्यू थ्रेडअप के साथ फेडिवर्स के रूप में। ये जो अप्रोच है ये अलो करेगा यूजर को कि वो कम्युनिकेट करे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बिना क्रिएट किए हुए सेपरेट अकाउंट को एक दूसरे के लिए। इससे क्या होगा जो बेनिफिट है यूपीआई का पेमेंट स्पेस के लिए वो मिलेगा। जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि पिक्सल फेड, पीर ट्यूब, लेमनी, डायस्पोरा और ये सब पहले ही उपयोग कर रहे हैं फेडिवर्स का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देविका नॉर्थ इंडिया फर्स्ट रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट। तो देविका है क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, पीआईबी का न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट नेम देविका इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड एंड वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जो नॉर्थ इंडिया का पहला रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट है उसका नाम देविका है। इसको फिनिश कर लिया गया है, इसको अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। दिस प्रोजेक्ट मॉडल आफ्टर द नमामि गंगे इनिशिएटिव इट एम्ड एट रिस्टोरिंग द हेल्थ ऑफ देविका रिवर इन उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। ये जो प्रोजेक्ट है इसको मॉडल किया गया है नमामि गंगे इनिशिएटिव के तौर पे ही। इसका मकसद है रिस्टोर करना जो हेल्थ है देविका रिवर का। ये कहाँ पे है तो उधमपुर में, जम्मू एंड कश्मीर के। तो ये रिवर कहाँ लोकेटेड है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और ये है क्या। ये भी जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है ये इन्वॉल्व करता है कि क्रिएट किया जाए नेटवर्क ऑफ पाइप्स एंड मैनहोल्स को जो कि कनेक्ट करेगा हाउस होल्ड को देविका रिजुविनेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत। Additionally, a solid waste management project is planned to further enhance the river restoration. और साथ साथ एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को भी प्लान किया गया है ताकि और ज्यादा इनहेंस किया जा सके रिवर रिस्टोरेशन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम। तो हम जानेंगे डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम के बारे में। पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। The National Health Authority has extended its digital health incentive scheme under the Ayushman Bharat Digital Mission until December 31st, 2023. जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत दिसंबर 31st, 2023 तक के लिए। ये डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम है क्या। डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम और DHIS ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव टू हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लैब एंड डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर अडॉप्टिंग एंड इनेबलिंग डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस। जो डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम है ये ऑफर करता है फाइनेंशियल इंसेंटिव हॉस्पिटल को, डायग्नोस्टिक लैब को और डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन प्रोवाइडर को कि वो अडॉप्ट करे और इनेबल करे डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिसेस को। अमाउंट की अगर हम बात करें तो दे कैन अर्न फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफ अप टू ₹4 करोड़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड क्रिएटेड एंड लिंक टू आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर ऑफ पेशेंट।
वो जो है अर्न कर सकता है फाइनेंशियल इंसेंटिव को अप टू ₹4 करोड़ तक का, जो कि बेस्ड होगा, जो नंबर होगा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड का, जिसको कि क्रिएट किया गया और लिंक किया गया है आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर ऑफ पेशेंट के साथ। मकसद इसके पीछे का क्या है? द स्कीम एम्स टू प्रमोट द क्रिएशन एंड लिंकेज ऑफ डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड टू आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर ऑफ पेशेंट। ये जो स्कीम है इसका मकसद है कि प्रमोट किया जाए क्रिएशन और लिंकेज को डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर ऑफ पेशेंट के साथ। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? These incentives are intended to encourage the adoption of transformative digitalization in healthcare delivery and contribute to building a digitally empowered healthcare ecosystem. ये जो इंसेंटिव है इसका मकसद है इनकरेज करना एडॉप्शन को, ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटलाइजेशन को हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए, और कंट्रीब्यूट करना, बिल्ड करने के लिए एक डिजिटली एम्पावर हेल्थ केयर इकोसिस्टम को। एनएचए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में भी हम जान लें। NHA National Health Authority, founded in 2018, is an attached office of the Ministry of Health and Family Welfare. It is responsible for implementing India's flagship public health insurance assurance scheme, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है इसको फाउंड किया गया था 2018 में। ये एक अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। ये रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया के फ्लैगशिप पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर न्यूट्रलिटी इन इंडियन इंडस्ट्री। तो जानेंगे हम वाटर न्यूट्रलिटी के बारे में इंडियन इंडस्ट्री को लेके। नीति आयोग, a government think tank, has introduced standard definition and approach for water neutrality in Indian industry. जो नीति आयोग है, जो कि गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन और अप्रोच को वाटर न्यूट्रलिटी के लिए इंडियन इंडस्ट्री का। व्हाट इज वाटर न्यूट्रलिटी? वाटर न्यूट्रलिटी होता क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। Water neutrality is described as achieving a balance between total fresh water consumption, including both direct and indirect uses, and quantifiable water saving resulting from efficiency strategy. जो वाटर न्यूट्रलिटी है उसको डिस्क्राइब किया गया है कि जो हम अचीव करते हैं एक बैलेंस को टोटल फ्रेश वाटर कंजम्पशन को लेके, जिसमें कि दोनों ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूजेस आता है, और जो क्वांटिफिएबल वाटर सेविंग है जो कि रिजल्ट करता है एफिशिएंसी स्ट्रेटेजी के कारण। एक्सप्लेनेशन से हम समझते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए अगर कोई बेवरेज कंपनी है वो सेव करता है एज मच वाटर इफिशिएंसी प्रोडक्शन के माध्यम से, ताकि वो इसका उपयोग कर सके बेवरेज बनाने में या प्रोड्यूसिंग मटेरियल में, तो ये अचीव करता है वाटर न्यूट्रलिटी को। क्योंकि अगर वो सेव करता है वाटर को तो वो वाटर पॉजिटिव हो जाता है, और अगर वो यूज करता है उसको और ज्यादा तो वो वाटर न्यूट्रल नहीं है। स्टेप टू अचीव वाटर न्यूट्रलिटी, क्या स्टेप है जिसके माध्यम से वाटर न्यूट्रलिटी को अचीव किया जा सकता है? तो रिड्यूस वाटर यूज बाय इंक्रीजिंग वाटर एफिशिएंसी, वाटर यूज को कम करके और इंक्रीज करके वाटर एफिशिएंसी को। इंस्टॉल वाटर रीयूज सिस्टम सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, इंस्टॉल करके वाटर रीयूज सिस्टम को, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ग्रे वाटर रिसाइकलिंग हो गया। ऑफसेट रिमेनिंग वाटर डिमांड इन दी लोकल रीजन, और जो ऑफसेट रिमेनिंग वाटर डिमांड है लोकल रीजन में, इन सब माध्यम से इसको अचीव किया जा सकता है। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? ये जो कॉन्सेप्ट है इसका मकसद है सेव करना वाटर को, एनहेंस करना एफिशिएंट यूटिलाइजेशन को, और इनेबल करना वैलिडेशन को वाटर न्यूट्रलिटी के लिए, जैसा कि क्लेम किया जाता है इंडस्ट्री के द्वारा। नीति आयोग रिपोर्ट एस्टिमेट दैट फॉलोइंग वाटर न्यूट्रलिटी स्टैंडर्ड कुड सेव 38.23 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर ओवर द नेक्स्ट डिकेड। और नीति आयोग का जो रिपोर्ट है ये बताता है कि फॉलो करके वाटर न्यूट्रलिटी स्टैंडर्ड को सेव किया जा सकता है 38.23 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर को नेक्स्ट डिकेड के दौरान। National Water Mission Goal 4 increase water use efficiency by 20%, include the promotion of water neutral and water positive technology। और जो नेशनल वाटर मिशन गोल 4 है जिसमें कहा गया है कि इंक्रीज किया जाए वाटर यूज एफिशिएंसी को 20% तक, ये इंक्लूड करता है प्रमोशन को वाटर न्यूट्रल और वाटर पॉजिटिव टेक्नोलॉजी का। The Ayog emphasized that water neutrality positive impact assessment should consider both resource availability and quality, ensuring any remaining impact are offset through sustainable water practices। और जो नीति आयोग है ये फोकस कर रहा है कि जो वाटर न्यूट्रलिटी या पॉजिटिव इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको कंसीडर किया जाना चाहिए, दोनों ही रिसोर्स अवेलेबिलिटी और क्वालिटी इंश्योरिंग करने के लिए जो रिमेनिंग इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑफसेट सस्टेनेबल वाटर प्रैक्टिसेस के कारण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भू विजन। तो हम जानेंगे भू विजन के बारे में। द रिवोल्यूशनरी IoT बेस्ड सॉइल टेस्टिंग एंड एग्रोनॉमी एडवाइजरी प्लेटफॉर्म भू विजन, ऑल्सो नोन एज कृषि राष्ट्र सॉइल टेस्टिंग सिस्टम, हैज बीन ऑफिशियली लॉन्च एट द ICAR IIRR।
जो रिवोल्यूशनरी आपका इंटरनेट ऑफ थिंग बेस्ड सॉइल टेस्टिंग एंड एग्रोनॉमी एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है भूविजन, जिसको कि हम कृषि रास्ता सॉइल टेस्टिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है ICAR IIRR के द्वारा। द सिस्टम कैन परफॉर्म 12 की सॉइल पैरामीटर टेस्ट इन just 30 मिनट, डिलीवरिंग एक्यूरेट रिजल्ट वाया मोबाइल सॉइल हेल्थ कार्ड टू फार्मर एंड स्टेक होल्डर। और ये जो सिस्टम ये परफॉर्म कर सकता है 12 की सॉइल पैरामीटर टेस्ट को सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही, और डिलीवर कर सकता है एक्यूरेट रिजल्ट को मोबाइल सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से फार्मर और स्टेक होल्डर के पास। क्या इसका महत्व है? Indicating its potential impact on completing the nation's soil health map and enhancing agriculture understanding। ये दर्शाएगा जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है कंप्लीट करने के बाद नेशनल सॉइल हेल्थ मैप को, और इनहेंस करेगा एग्रीकल्चर अंडरस्टैंडिंग को। इट सिग्निफाइज अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर फॉर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इन इंडिया, कंट्रीब्यूटिंग टू अ मोर कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेशन सॉइल हेल्थ एंड एग्रीकल्चर लैंडस्केप। और ये सिग्निफाई करता है एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर को एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए भारत के, और कंट्रीब्यूट करेगा एक और कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को लेके नेशन सॉइल हेल्थ और एग्रीकल्चर लैंडस्केप के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5% ऑफ बर्ड्स इन इंडिया इंडेमिक। जो 5% बर्ड्स है भारत के वो इंडेमिक है। जानेंगे ऐसा क्यों कहा गया, फिर की फाइंडिंग्स क्या है। जो एक रिसेंट पब्लिकेशन था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उसमें पाया गया है कि जो 5% इंडिया के बर्ड्स स्पीसीज है वो इंडेमिक है। इसका मतलब है कि ये यूनिक है भारत के लिए और ये नहीं पाए जाते कहीं और। टाइटल 25 endemic birds of India. The publication was released on the 108th foundational day of Zoological Survey of India. और जो टाइटल था 25 endemic bird of India, इस जो पब्लिकेशन था इसको रिलीज किया गया था 108 फाउंडेशन डे के दौरान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। जो इंडिया का टोटल 1353 बर्ड स्पीसीज है, इसमें 5% जो है वो इंडेमिक है, जो कि सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। ये जो स्पीसीज है उनको जो है नहीं स्पॉट किया गया डिकेड से, जैसे कि जो मणिपुर बुश क्वेल हो गया, हिमालयन क्वेल हो गया, जैरडोन कॉर्सन हो गया। वेस्टर्न घाट जो है वहां पे हाईएस्ट नंबर है इंडेमिक स्पीसीज का, 28 स्पीसीज ऐसे हैं जो कि वेस्टर्न घाट में सिर्फ पाए जाते हैं भारत के। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वहां पे भी सिग्निफिकेंट इंडेमिक पॉपुलेशन है, जो कि होस्ट करता है 25 बर्ड स्पीसीज को, जो कि यूनिक है उसी रीजन के लिए। ये जो पब्लिकेशन है ये दर्शाता है कि जो कंजर्वेशन स्टेटस है इन इंडेमिक स्पीसीज का, जिसमें 25 क्लासिफाइड थ्रेटेंड कैटेगरी में आते हैं IUCN रेड लिस्ट में, और कुछ को लिस्ट किया गया क्रिटिकली इंडेंजर, वल्नरेबल और नियर थ्रेटेंड कैटेगरी पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इजरायली स्पाइक नन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये किसका मिसाइल से इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो इजराइल का NLOS इस नन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इंडियन एयरफोर्स ने एक्वायर कर लिया है इजरायली स्पाइक नन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को, जो कि कैपेबल है हिट करने के लिए टारगेट को अप टू 30 किलोमीटर अवे का। इसको डेवलप्ड और डिजाइन किया गया है इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा। क्या फीचर है इसका? लाइट वेट फायर एंड फॉरगेट टैक्टिकल प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल यूजिंग इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी। ये लाइट वेट है, फायर और फॉरगेट टैक्टिकल प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के साथ आता है, जो कि उपयोग करता है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का। मिसाइल विल बी इंटीग्रेटेड विद रशियन ओरिजिन MiG-17 V5 हेलीकॉप्टर, इनहेंस द IAF एबिलिटी टू एंगेज हिडन टारगेट बिहाइंड माउंटेन और हिल्स। और ये जो मिसाइल है इसको इंटीग्रेट किया जाएगा रशियन ओरिजिन MiG-17 V5 हेलीकॉप्टर के साथ, जो कि इनहेंस करेगा IAF के एबिलिटी को इंगेज करने के लिए जो हिडन टारगेट है बिहाइंड माउंटेन और हिल्स में। क्या सिग्निफिकेंस इसका? जो डिलीवरी है इस मिसाइल का ये फॉलो कर रहा है जो IAF का इंटरेस्ट है इसके ऊपर, जो कंसर्न है बॉर्डर टेंशन को लेके, पार्टिकुलरली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चाइना के साथ। और इंडियन एयरफोर्स का मकसद है कि वो बोल्स्टर करे अपने आर्सेनल को इंडाइजेनस प्रोडक्शन और फॉरेन एक्विजन के माध्यम से, ताकि वो एड्रेस कर सके जो सिक्योरिटी थ्रेट है, जैसा कि डेमोन्स्ट्रेट किया गया था एक्विजन के माध्यम से लॉन्ग रेंज एंटी टैंक मिसाइल के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असम मानस टाइगर रिजर्व। तो हम जानेंगे असम के मानस टाइगर रिजर्व के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। तो असम का जो मानस टाइगर रिजर्व है उसको सामना करना पड़ रहा है सिग्निफिकेंट स्टाफिंग चैलेंज का। नियरली 63% जो रिक्वायर्ड पोजीशन है वो वैकेंट है। ये जो रिजर्व है वो ट्रांजिशनिंग फॉर्म पे है लो टू हाई टाइगर डेंसिटी एरिया की ओर, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 के डाटा के अनुसार। जो मानस है ये सिचुएटेड आपका असम पे, और ये ट्रैवर्स करता है मानस और बेकी रिवर्स के बीच में, जो कि एक्सपीरियंस करता है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट को। जो प्राइमरी फॉरेस्ट टाइप है वो इंक्लूड करता है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मिक्स मॉइस्ट और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट को, एलुवियल ग्रासलैंड, क्रीपर, स्वाम्प फॉरेस्ट, ईस्टर्न सीजनल स्वाम्प फॉरेस्ट,
कैन, बम्बू ब्रेक्स, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। नोटेबली इंडेमिक प्लांट स्पीसीज जैसे कि कैचेचू ट्री, सिसुओ, व्हाइट स्ट्राइप ट्राइब, ये भी यहाँ पे मिलते हैं। इंडेमिक फोना जैसे कि पिग्मी हॉक, गोल्डन लंगूर, असम रूप टर्टल, इनको भी यहाँ पे देखा जा सकता है। ये जो एरिया है ये वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है। ये इनकम्पास करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, नेशनल पार्क को, टाइगर रिजर्व को, जो कि सेफगार्ड कर रहे हैं इसके यूनिक बायोडाइवर्सिटी को। यहाँ पे देख सकते हैं जो मानस नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है, असम में। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.